जय जोहार, जय हिंद। आज 75 डेज सीजीपीएससी चैलेंज का तीसरा दिन है। तो आज हम करेंट अफेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो स्पेस एक्स के साथ मिलकर जो जी से सैटेलाइट जो लॉन्च करने वाला भारत का पीएसयू कौन सा है? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ऑप्शन दो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन तीन है एंट्रिक कॉर्पोरेशन और चौथा है इसरो। जैसे कि आपको पता है स्पेस एक्स क्या है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो सीईओ है, फाउंडर है एलन मस्क है। और भारत का जो जीसैट जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने के लिए कौन से कंपनी के साथ, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसके साथ कॉर्पोरेशन कर रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जनरली हम लोग सोचेंगे कि इसरो के साथ कर लेंगे, लेकिन इसरो ने ही 2019 में एक नया पीएसयू बनाया है जिसके थ्रू क्या है, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कोलैबोरेशन करके हम लोग के जो स्पेस सेक्टर है उसको सबके साथ ओपन किया है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जो ग्रीन फ्यूल अलायंसेस है, जो ग्रीन फ्यूल अलायंसेस है, जो ग्रीन फ्यूल अलायंसेस इंडिया है वो क्या है, एक डेनमार्क के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक समझौता किया है एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी है? आपको पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, दूसरा है हरित हाइड्रोजन, तीसरा है सौर ऊर्जा, तो चौथा है जैविक ईंधन। तो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के तहत डेनमार्क के साथ हम लोग ने कौन से एनर्जी को फोकस किया है? तो इसका जो सही उत्तर है ग्रीन हाइड्रोजन। आपको पता है जैसे कि हम लोग का जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो हम लोग ट्रांसफर होना चाहते हैं, जो गैस बेस और कोल बेस्ड प्लांट से हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग का ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इसके लिए बहुत से रिसर्च कर रहे हैं और कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो इसमें से एक है डेनमार्क, आपको याद करके रखना है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया में कौन सा देश पार्टनर है? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, पेंच पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व जो हाल ही में उसको क्या मिला है, पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। ये कौन से राज्य में स्थापित है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो पेंच टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? और आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल डार्क डार्क स्काई पार्क जिसको अभी भी घोषित किया गया है, ये कौन से राज्य में है? तो इसका जो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जो गंगाटिक डॉल्फिन, जो गंगा के डॉल्फिन है उसको संकटग्रस्त या फिर इंडेंजर स्पीशीज में रखा गया है। जो ये जो सूची जो बनता है वो किस अधिनियम के अनुसार इनको संरक्षित करने का रखता है? तो आपके पास ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैविक विविधता अधिनियम 2002, वन अधिकार अधिनियम 2006। तो इनमें से कौन से अधिनियम के थ्रू हमने गंगा डॉल्फिन को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आपको ये जितने भी अधिनियम है आपको अच्छे से देखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक पूरी आइलैंड है, पूरी द्वीप है जो दो देश के बीच में विवाद के कारण चर्चित रहता है। तो ये कौन से दो देश हैं? पहला है रूस और जापान, दूसरा है चीन और जापान, तीसरा है दक्षिण कोरिया और जापान, चौथा है अमेरिका और रूस। तो इसका सही उत्तर है रूस और जापान। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। चीन और जापान के बीच
एक आइलैंड के ऊपर विवाद चल रहा है, उस आइलैंड का नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स के नीचे लिख के देना है। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर मनाया जाता है? इसको आप लोग सुनेंगे, जस्ट कुछ साल ही पहले ये घोषित किया गया था। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। पराक्रम दिवस सरदार वल्लभ पटेल जी के नाम पे तो एकता दिवस मनाया जाता है हम लोग, और इसका आंसर क्या हो जाएगा पराक्रम दिवस के लिए? इसके रूप में सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाश मिसाइल, जिसको जो किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया? जो आकाश मिसाइल है, नाग एनजी न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, न्यू जनरेशन मिसाइल जो टेस्ट किए हैं किस पर्पज के लिए बनाए हैं? पहला है वायु से वायु मुकाबला करने के लिए, सतह से वायु रक्षा के लिए, नौ से अधिक हमले से रक्षा के लिए, आंतरिक आधारित अवरोधन के लिए। अभी रिसेंटली जो सीजीपीएससी का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये था कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर हो रहा है या फिर इजराइल और हमास के बीच वॉर हो रहा है, तो कौन किस क्यों वॉर हो रहा है, उसमें कौन सा हथियार यूज किया गया है? जैसे कि इजराइल का आयरन डोम को जानना चाह रहे थे, रशिया का जो ट्रम्प है या फिर S-400 को जानना चाह रहे थे, अमेरिका का थार को जानना चाहते थे। वही वैसे ही हमारे जो देश का जो एक डिफेंस सिस्टम भी है उसका नाम है आकाश है, और ये किस तरह से काम करता है? सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो आपको भी ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत से जनजाति के बीच आपस में जो लड़ाई होती है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसपास, तो वो हमेशा न्यूज में रहता है। तो एक समझौता हुआ है दो जनजाति आदिवासी ट्राइब के बीच, एक ब्रू और री, दो अलग अलग आदिवासी है कि जो ये जो समझौता हुआ दो जनजाति समुदाय के बीच, तो ये कौन कौन से राज्य में से बिलोंग करते हैं? पहला है त्रिपुरा और मिजोरम, दूसरा असम और नागालैंड, तीसरा मणिपुर और मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश और असम। तो अभी जैसे कि मणिपुर में जब हिंसा हुई तो अलग अलग बॉर्डर में, यहाँ पे भी दो बॉर्डर के बीच में भी तनाव स्टार्ट हो गया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वो कौन कौन सा जगह है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको याद रखना है ग्रुप क्या है, एक जनजाति है, रीन क्या है, एक जनजाति है, और वो कहां पे? नॉर्थ इंडिया में। तो आंसर हो जाएगा मिजोरम और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है लेपाक्षी, लेपाक्षी जो मंदिर है, जो लेपाक्षी मंदिर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और उसमें क्या है वो अलग से उसके जो स्तंभ है लटके हुए दिखते हैं, मतलब नीचे से स्पेस है, तो वो जो है कौन से साम्राज्य के टाइम में बनाया गया है? पहला है विजयनगर साम्राज्य, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा है राष्ट्रकूट वंश, चौथा है काकतीय वंश। इसका सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के टाइम में लेपाक्षी मंदिर को बनाया गया जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लेपाक्षी, लेपाक्षी मंदिर जो आंध्र प्रदेश में होता है, यूनिक फीचर क्या है जो मैंने अभी बताया? क्या? लटका हुआ स्तंभ, स्तंभ लटके हुए। अगला क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट गाय, बहुत ज्यादा देखना थी लास्ट ईयर, ये कूनूर गाय, ठीक है, जिसमें उच्च वसा वाले दूध मिलती है, ये मूल रूप से कौन से राज्य से बिलोंग करती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है जो ग्रंथ लिपि है, जो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था, वो उसको कहा जाता है कि संस्कृत लिखने के लिए इसका उपयोग
करते थे। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? जो संस्कृत लिखने से पहले एक लिपि का भी यूज करते थे, उसका नाम है ग्रंथ लिपि। वो कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो ये साउथ में संस्कृत का विकास की बात हो रही है, और जब हम कनेक्शन देखते हैं संस्कृत का और साउथ लैंग्वेज का, द्रविड़न लैंग्वेज का, तो आपको पाया जाता है कि एक तो मलयालम है या तमिल है, उनके बीच में भी कनेक्शन होता है। तो ये जो ग्रंथ लिपि है वो कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, अगला आगे क्वेश्चन। एक साइट प्रोग्राम है जो भारत सरकार ने शुरू किया है, साइट प्रोग्राम, जिसमें हम लोग को एक सस्टेनेबल एनर्जी पर केंद्रित है। तो ये जो कौन सा सस्टेनेबल एनर्जी के लिए ये साइट कार्यक्रम बनाया गया है? सौर ऊर्जा, दूसरा हरित हाइड्रोजन उत्पादन की ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा जैव ईंधन ऊर्जा। तो साइट जो प्रोग्राम है वो किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी, ग्रीन हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रजाति है जो गंभीर रूप से ग्रस्त है और जैव विविधता में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, और लास्ट ईयर इसको रिकॉग्नाइज किया गया? तो पहला है इंडियन ग्रेट मस्टर्ड, दूसरा है इंडियन बल्चर, तीसरा है हिम तेंदुआ, चौथा है ओलिवर रिडल टर्टल। ये बहुत 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 बार न्यूज में रहते हैं, तो लास्ट ईयर इसको रिकॉग्नाइज किया था, वो कौन सा है? आंसर है इंडियन बल्चर। अगला क्वेश्चन है, जो कुंगूर का है, अभी हम लोग पढ़े, जो स्वदेशी नस्ल है, ठीक है ना, दूध में वर्षा ज्यादा रहती है, तो इसको इसको कौन से कार्यक्रम के थ्रू इनके ब्रीडिंग कार्यक्रम हो रहा है, ये बोल सकते हो, और उत्पादन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, दूसरा है ऑपरेशन फ्लड, तीसरा है रामधनु योजना, चौथा है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। तो कौन से सरकारी कार्यक्रम के थ्रू इसको साइंटिफिकली हम लोग प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो आपको पता रहना चाहिए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन होता है जिसमें हम लोग साइंटिफिक तरीके से जो डेयरी उत्पादन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 से लेकर 25 तक, जो सीजीपीएससी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। इसमें जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो लास्ट उस टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज चल रहा था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमने हमने विपिन रावत जी को बनाया था पहला, ठीक है, 2099 1999 1999 में हम लोग कारगिल वार के बाद हम लोग को लगा कि हम लोग का जो मिलिट्री है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग को एक डेडिकेटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना पड़ेगा, जिसके जो क्या करेगा, तीनों जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों का को कमांड करेगा, इंटीग्रेट करेगा। तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ गया था कि इनमें से कौन सा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है, इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। दूसरा है, वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। तीसरा, वो रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, ठीक है, वह रक्षा अधिकरण परिषद का भी अध्यक्ष होता है। ठीक, तो ज्यादा ऑप्शन है। तो पहला कौन सा नहीं है? ठीक है, पहला जो पद का जो उम्र की सीमा होती है 65 वर्ष होती है, हाँ होती है। दूसरा, वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, हाँ बिल्कुल सदस्य होगा, ठीक है, होता है। उसके बाद क्या, वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी सदस्य होता है, हाँ स्थायी अध्यक्ष होता है, हाँ परमानेंट चेयर ऑफ स्टाफ का स्थायी अध्यक्ष होता है, हाँ, ठीक है। क्या वो
रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अध्यक्ष होता है, नहीं ये क्या होते हैं, हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था कॉप कॉप 26 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो हर साल कॉप 26 होता है उसके लिए क्वेश्चन आ गया कि पहला था इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक है, चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही नहीं है। पहला, भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन तक की कमी करेगा। दूसरा, 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% अक्षय ऊर्जा से करेगा, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग 60% हम लोग का ऊर्जा को पूरा करेंगे। तीसरा, 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा, ठीक है, और लास्ट इसमें से कोई नहीं। पहला दिन हम लोग ने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था कि हमारा 2030 तक का लक्ष्य कितना है, 500 गीगावाट, ठीक है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कार्बन उत्सर्जन हम लोग 1 बिलियन टन कम करेंगे, ये भी सही है। लेकिन 2030 तक हम लोग अपने जरूरत का क्या 60% नहीं करेंगे, हम अपने जरूरत का कितना परसेंट करेंगे, 50% करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है ना, 2020-21, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि इसके हिसाब से जो दूध का उत्पादन घटते क्रम में हमने को जमाना था, तो सबसे घटते क्रम में उत्पादन हम जमाना था, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना वैल्यू जनरेट हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर है मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। तो आपको क्या पढ़ना है, आर्थिक स्तर से जब आएगा पढ़ना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक है परमवीर चक्र, एक अवार्ड का क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो उसमें एक क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र के बारे में, ठीक है, क्या सही है, इनमें से क्या सही है। पहला चीज, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार दिया जाता है। दूसरा, इसके पद पर इंद्रवत की 4 प्रतिकृति अंकित होती है। तीसरा, 31 दिसंबर 2021 तक 25 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। चौथा, इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया। अब इसमें से सही आपको जानना है, ठीक है, आपको कई बार हम लोग क्या होता है कि हाँ न्यूज में रहता है कि ये अवार्ड है, अवार्ड पढ़ लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया था कि अवार्ड के बारे में डिटेल पूछ दिया था कि ये कब स्थापित होता है, ये 1992 में नहीं होता, 1950 में होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक, दूसरा, क्या एक ही बार दिया जाता है क्या जाता है क्या, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो अगर एक जो हमारे सिपाही बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं अलग अलग जंग में, तो बार बार भी दिया जा सकता है, लाइफ टाइम की बात कीजिए ना, ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, क्या इसमें वज्र, इंद्रवज्र, वज्र का सिंबल रहता है क्या, हाँ बिल्कुल रहता है, अगर आप उसका इमेज देखोगे तो, ठीक है, लेकिन क्या है कि पूरी तरह नहीं रहता, उसका बस पत्तियों के टाइप का रहता है, ठीक है ना, और 4 रेप्लिका, ठीक है, मेडल में नहीं, रेप्लिका के साथ में अंदर में कमल का फूल भी रहता है सेंटर में, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 31 दिसंबर तक 25 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान कर चुका है, हाँ ये सही है, उतना टाइम तक 25 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है, तो आंसर हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पुस्तक में जो अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बने थे वाई डी चंद्रचूड़ जी थे वो, तो उसी के बिहार के आसपास में एक क्वेश्चन पूछा था, उनके पापा जी के बारे में पूछे थे, अपने उनके पिताजी जी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी थे, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ गया था, वे कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, एक था, दूसरा स्टेटमेंट ये था
कि सबसे लंबी अवधि तक जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तीसरा जो था कि उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी जिन्हें की थी जब वो नीलम संजीव रेड्डी जब प्रेसिडेंट था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा। तो पहला कथन भी सही था, दूसरा कथन भी सही था और तीसरा कथन भी सही था। तो ये एक बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन पूछ गया था, क्योंकि जनरली हम लोग को क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके बारे में जो पढ़ रहे हैं कि हाँ वो कौन से नंबर पे है, कितने दिन के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, कितने दिन वाला क्वेश्चन पूछ गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ गया था कि सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। सबसे कम टाइम पे एक है आर एम लोढ़ा, दूसरा है एस राजेंद्र बाबू, तीसरा है गोपाल वल्लभ पटनायक और चौथा है कमल नारायण सिंह। तो ये भी बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था कि जनरली ऐसे क्वेश्चन को अगर पता नहीं है तो अवॉइड कर देना चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चांसेस होती है गलत होने का ज्यादा। और अगर आप अब बहुत कम क्वेश्चन किए हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन आपने सब्जेक्ट 80-90 क्वेश्चन के आसपास कर लिया है तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली अवॉइड करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इसमें से करेक्टली जो मैच नहीं, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, जीके टाइप का क्वेश्चन आ गया था कि जो आपका रेलवे दिया गया था और उसका हेडक्वार्टर दे दिया गया। तो पहला क्वेश्चन था सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना, उसका हेडक्वार्टर मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, कलकत्ता। फैक्चुअल है, बट क्या है कि कई बार हम लोग को इस टाइप का डिटेल नहीं पढ़ते, लेकिन आपको थोड़ा सोचना है, ठीक है, इसमें कि हाँ सेंट्रल में मुंबई हो सकता है कि पास में है, ठीक है ना। दूसरा आप सोच सकते हैं कि जो साउथ ईस्टर्न में हाँ कलकत्ता, ठीक है ना, मेट्रो है, मतलब मेट्रो सिटी है। लेकिन आप नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ फ्रंट जब हम लोग को बात आती है तो हम लोग को दिमाग में क्या आ जाता है कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे प्रयागराज कहाँ, प्रयागराज आपका नॉर्थ फ्रंट में नहीं है, आपका प्रयागराज तो नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा प्रयागराज। अगर नहीं पता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको भी डिसाइफर कर दी तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी था ये ओलंपिक के बारे में, और हमको पता है कि सीजीपीएससी में प्रीलिम्स में बकायदा लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है, हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो 2020 के ओलंपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया था, उसमें कितने लोग ने भारत से हिस्सा लिया था, कितने खिलाड़ी, 121 खिलाड़ी। उसके बाद कुश्ती में क्वालीफाई करने वाली महिला खिलाड़ी की संख्या पुरुष खिलाड़ी से ज्यादा थी। तीसरा ये बताया गया है कि कुल 18 किलो में भाग लिए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कुश्ती, ठीक है, एक होता है कुश्ती और दूसरा है बॉक्सिंग, ठीक है। जनरली यहाँ पे हम लोग ने ज्यादा पदक लेके आते हैं, तो इसके अनुसार आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फैक्चुअल है, पहला चीज फैक्चुअल है या आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा। तीसरा चीज फैक्चुअल है, आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन आप थोड़ा देखेंगे कि कुश्ती में जनरली हम लोग में जो बॉयज लोग हैं ज्यादा अच्छा पदक लेके आते हैं, ज्यादा ज्यादा पदक लेके आते हैं इंडिया में। और बॉक्सिंग में तो हमारे महिलाएं, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो अगर थोड़ा सा मतलब अगर रिस्क लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ से यही पता चलेगा कि नहीं, पुरुष पुरुष थोड़ा ज्यादा लेके आते हैं, जब अगर देखना है तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में। तो आप क्या लिख सकते हैं कि उसको गलत कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। इस टाइप की सोच सकते हैं वहां पे, अगर याद नहीं आ रहा है पर नहीं आया तो 1 और 3 सही है और एक सेकंड गलत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी स्पोर्ट्स का जुड़ा है और सीजीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टाइप का रहता है कि टेनिस के आसपास क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पूछते रहते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली 2 साल एक साल में एक क्वेश्चन टेनिस के आसपास का रहता है। तो उस साल में क्वेश्चन पूछ दिया था कि जो टेनिस का जो इम्पोर्टेंट 4 इवेंट होता है, ठीक है ना, फ्रेंच ओपन, ठीक है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, ठीक है, इसका अरेंज बताना है कि तो टूर्नामेंट का क्रोनोलॉजी बताना है स्टार्टिंग ईयर से। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कहां पे होता है, ठीक है, कहां पे हो सकता है,
आप सोचोगे कि टेनिस टेनिस के टाइम में वर्ल्ड को कौन कर रहा है अचानक, तो आपको दिमाग में ख्याल आएगा क्या ब्रिटेन ब्रिटेन, तो आप सोचेंगे कि हाँ ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ होगा, ठीक है ना, अगर ऐसे सोच के भी। तो अगर याद नहीं आ रहा है तो विंबलडन पहला है, उसके बाद फ्रांस फ्रांस है, फिर यूएस है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। इस टाइप से आप कर सकते हो इसके लेना है तो विंबलडन फर्स्ट है, फिर यूएस है, फिर फ्रेंच ओपन है, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक है नेवी, उस बार बहुत ज्यादा यूज में था नेवी। नेवी क्यों इंपॉर्टेंट है? नेवी इसलिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज है, नेवी का फुल फॉर्म पूछा था, नेशनल विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल, दूसरा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है नेविगेशन विद इंडियन पोस्टल, और चौथा है नेविगेशन विद इंडियन ऑपरेशन। तो नेवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। और नेवी क्या है, एक तरह का जीपीएस है, जैसे हम लोग गूगल मैप में यूज करते हैं जीपीएस, ठीक है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब हम लोग ये जो जीपीएस है वो कहाँ का है, अमेरिका का है। हम लोग अपने देश के लिए जो खुद का स्वदेशी बनाया है उसका नाम हम लोग ने नाविक दिया है, ठीक है ना, और उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ पे लिखो कि चीन ने अपना एक नेविगेशन सिस्टम बनाया है, उसका नाम क्या है आपको लिखना है, और रूस ने भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम है, उसका नाम लिखना है। जैसे कि भारत का नेविक है, अमेरिका का जीपीएस है, तो ये दोनों कंट्री का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आज का जो करंट अफेयर खत्म करते हैं यहाँ पे जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।